बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इधर शुरू करते हैं। एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम E1, E2, En up to so on of elements in an inner product space V is said to be total। कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर उस वक्त टोटल कहलाएगा या क्लोज्ड इफ़ अगर V के अंदर मौजूद हर एलिमेंट जो है इन स्केलर्स के साथ C के इन स्केलर्स के साथ इस इक्वलिटी को फुलफिल कर दे, यानी कि x के नाम का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity C के मार्ट का स्क्वायर। इसको परसेवल्स इक्वालिटी भी कहते हैं। और इसके दैन लेस देन इक्वल आ जाए तो ये आपके पास क्या बन जाती है, वैसे ही इक्वालिटी बन जाती है। तो कोई भी सिस्टम उस वक्त ऑर्थोनॉर्मल होगा, कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम उस वक्त टोटल होगा जब वो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा सच दैट कि x के नाम का स्क्वायर V के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का नाम का स्क्वायर जो है वो इन स्केलर्स यानी कि इसी x के E के साथ जो इनर प्रोडक्ट है उसके मॉड का स्क्वायर और समेशन इसके इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्लोज्ड पर टोटल हो गया या क्लोज्ड हो गया। थ्योरम An orthonormal system E1, E2, En up to so on in an inner product space V is total if and only if for each x belongs to V x is equal to summation k base from 1 to infinity C k E k। तो कहते हैं कोई भी सिस्टम उस ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम उसको टोटल होगा अगर इफ़ एंड ओनली अगर V के अंदर मौजूद हर एलिमेंट जो है इस ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल हो जाता है, इन्फिनिट लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल हो जाता है। और कन्वर्सली अगर V में मौजूद कोई भी एलिमेंट x जो है अगर इस ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि ऐसा जो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होगा वो टोटल होगा। आपने इस तरह से शो करना है। प्रूफ है आपके पास The orthonormal system E1, E2, En up to so on is total। हमने सपोज कर लिया कि पहले ये टोटल है, इस सिस्टम को टोटल सपोज कर लिया। अगर ये सिस्टम टोटल है, इसको हमने टोटल सपोज कर लिया, इसका मतलब है फिर परसेवल्स इक्वालिटी होल्ड करती है। x के नाम का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन की वजह से सिस्टम को चूँकि हमने टोटल सपोज कर लिया है जिसका मतलब है कि फिर आपके पास परसेवल्स इक्वलिटी होल्ड कर गई। x के नाम का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन की वेरी से 1 to C की के मार्ट का स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये जो है आपके पास इसके इक्वल कब होगा, जब x जो है वो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है ये कब बराबर होते हैं, जब x जो है वो इस nth पार्शियल सम और इसका जो नाम है वो 0 को अप्रोच करता है। ये हमने लास्ट थ्योरम में जब प्रूव किया था तो देखा था कि ये जो है आपके पास उस वक्त सूरत हाल आती है जब x जो है nth पार्शियल सम को जो है वो कन्वर्ज करता है। इफ़ एंड ओनली इफ अगर अंदर वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो जाती है। ये स्टेप इफ़ एंड ओनली इफ ये उस तरफ चला गया और साथ n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया तो ये हमारे पास इक्वल हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास रीज एंड फिशर थ्योरम। Let E1, E2, En up to so on be an orthonormal set in a Hilbert space। Hilbert space क्या है, complete inner product space। Then for any sequence C K of scalars the following statements are equivalent। ये कोई भी आपके पास सीक्वेंस है स्केलर्स का तो हमने क्या करनी है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं उनको इक्विवेलेंट शो करना है। स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास, नंबर 1 ये जो आपके पास स्केलर्स का सीक्वेंस है ये L2 स्पेस का मेंबर बन जाता है। नंबर 2
नंबर 2, समेशन की। अब इन स्केलर्स को यूज़ करते हुए ई के जो कि आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है उसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, इन्फिनिट लीनियर कम्बिनेशन बनाएं। तो ये जो सीरीज़ बन गई है आपके पास, ये एच के अंदर कन्वर्ज करेगी। नंबर 3, देयर इज़ एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट कि आपके पास एक्स की जब आप ई के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो सी के इक्वल आ जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स को हमने इक्विवेलेंट शो करना है। प्रूफ, सबसे पहले आप सपोज कर लें कि ये जो स्केलर्स का सीक्वेंस है ये L2 का मेंबर है और आपने ये शो करना है। अगर ये L2 का मेंबर है तो L2 के मेंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? L2 के मेंबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उसकी एंट्रीज़ का मॉड लें, पावर 2 लें और सीरीज़ बनाएं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है जी। ये तो L2 के अंदर मेंबरशिप होने की प्रॉपर्टी हमने लिखी है। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 2 अप टू सो। अब हम चाहते हैं ये सीरीज़ जो है एज के अंदर कन्वर्ज कर जाए। सीरीज़ को कन्वर्ज करवाने का तरीका क्या है? आपने रियल एनालिसिस 1 पढ़ रखा है, 2 भी। जब आपने ये कन्वर्ज करवाना होगा, कोई सीरीज़ कन्वर्ज करती है या नहीं ये देखना हो, तो आप उस सीरीज़ के nth पार्शियल सम लेते हैं, nth पार्शियल सम वाले सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाते हैं। अगर nth पार्शियल सम्स का सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है। तो यही हम करने लगे हैं। इस सीरीज़ के nth पार्शियल सम वाला जो सीक्वेंस है उसको कन्वर्ज करवाएंगे। अब चूँकि एच जो है कंप्लीट स्पेस है और किसी कंप्लीट स्पेस के अंदर ये शो करने के लिए कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है नहीं, तो अगर हम ये शो करवाते हैं कि वो काशी सीक्वेंस है तो ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है। तो इसीलिए हम ये nth पार्शियल सम वाले जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, ये nth पार्शियल सम का सीक्वेंस है, हम शो करेंगे कि ये एज के अंदर काशी सीक्वेंस है। ठीक है जी। काशी सीक्वेंस के लिए हम क्या करेंगे? Sm माइनस Sn का नॉर्म ले लेंगे, नॉर्म का स्क्वायर। अब नॉर्म और इनर प्रोडक्ट किस तरह से आपस में रिलेटेड है? इसी के साथ इनर प्रोडक्ट ले दो। अब ये कैसे आया है? m जो है वो n से ग्रेटर है। Sm क्या है आपके पास? समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू m c के e के, और Sn क्या है आपके पास? समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n c के e के। अगर m आपके पास 10 हो तो n आपके पास क्या हो? अगर ये है तो m टर्म में से हम 5 टर्म्स निकाल दें तो क्या रह जाएगा? अगर आपके पास 1 2 3 4 5 10 हो, आप माइनस कर दें 1 2 3 4 5, तो कहाँ से रह जाएगा आपके पास? 6 7 8 9 10 रह जाएगा। तो 6 क्या है दरअसल? n प्लस 1। 10 क्या है? m। तो n प्लस 1 से m तक टर्म्स रह जाएंगे। तो Sm माइनस Sn के मॉड का स्क्वायर जो कि है आपके पास Sm माइनस Sn, Sm माइनस Sn। अब Sm में से Sn निकालना है तो क्या रह जाएगा? n प्लस 1 से टर्म शुरू होंगे, n प्लस k वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 टू m c के e के। ठीक है जी। एक इंडेक्स आप k कर लें और एक इंडेक्स आप p कर लें।
समेशन बाहर निकाल लें। सी के फर्स्ट प्लेस पे ये एज इट इज़ आ जाएगा, सी पी सेकंड प्लेस पे है तो ये कंजुगेट के साथ आ जाएगा। तो जब ये कब आपके पास 1 होगा, ये उस वक्त आपके पास 1 होगा जब के और पी बराबर हो जाएंगे। बाकी सारी एंट्रीज के लिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम लिया है आपने जिसमें हर दो आपके पास डिस्टिंक्ट इंडेक्स वाले जो वेक्टर्स हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल है, उनकी इनर प्रोडक्ट आपस में 0 है। सो जब इंडेक्स बराबर हो जाएगा तो सिर्फ एक टर्म बचेगी ई के और जिसका नाम आपके पास हो जाएगा 1। ये आपने शो कर दिया, ठीक है जी। यूजिंग द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ en+1 en+2 en, यानी कि यही बात जो मैंने आपको बताई है कि इंडेक्सेस बराबर होंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, और जब इंडेक्सेस बराबर नहीं होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑर्थोगोनैलिटी यूज़ की है इनकी हमने। सिंस दिस सीरीज, ये जो सीरीज़ है k के मर्ड का स्क्वायर कन्वर्जेस इन f बाय काशी सीक्वेंस क्राइटेरियन ऑफ सीक्वेंस। वो कहते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, क्यों? क्योंकि काशी क्राइटेरियन क्या कहता है कि जूँ m और m इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये जो है आपके पास 0 को अप्रोच करेगा। काशी क्राइटेरिया कहते हैं कि जूँ आपके पास mn इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो है आपके पास 0 को अप्रोच कर जाएंगे। सो Sn इज़ अ काशी सीक्वेंस इन एज। तो हमने शो कर दिया कि जो Sn है जो कि सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स हैं, ये आपके पास काशी सीक्वेंस है एज के अंदर। ये काशी सीक्वेंस है एज के अंदर। तो एज चूँकि कंप्लीट स्पेस है, तो कंप्लीट स्पेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मौजूद हर काशी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट होता है। इसका मतलब है सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स जो है वो ये जो Sn है ये कन्वर्ज कर गया x को। समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n e c k e के, ये कन्वर्ज कर गया x को। इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ज कर गया है, तो इस सीक्वेंस की जो आपके पास सीरीज़ है वो भी आपके पास उसका सम जो है इसकी लिमिट के बराबर होगा। जो सीरीज़ का सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम होता है उसकी जो लिमिट होती है सीरीज़ का सम वही होता है। 10 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity c के e के कन्वर्जेस इन एज। यही हमने शो करना था कि अगर ये c के जो है L2 के मेंबर्स हैं तो हमने शो करना था कि c के e के कन्वर्ज करती है एज के अंदर। अब नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि 2 जो है वो होल्ड कर रही है, मतलब क्या है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है एज के अंदर। तो फिर हमने क्या शो करना है कि ये जो सी के हैं ये इसके बराबर हैं, ये हमने शो करना है। नेक्स्ट सपोज दैट 2 इज सेटिस्फाइड सो दैट द सीरीज summation I varies from 1 to infinity c I e I converges to x in एज। हमने शो करना है कि ये x के अंदर ये जो सीरीज़ है ये हमने सपोज कर लिया कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। अभी हमने शो किया था कि ये जो सीरीज़ है ये x को कन्वर्ज करती है, किया था ना, ये x को कन्वर्ज करती है। अब आप क्या करें, दोनों तरफ e के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें, इस तरफ भी और इस तरफ भी। x e के बराबर है इस तरफ,
समेशन बाहर निकल आएगी, आपके पास स्केलर्स बाहर निकल आएंगे। फिर वही बात हम यूज़ करेंगे इनकी ऑर्थोनॉर्मलिटी कि आपके पास ये उसी सूरत आंसर 1 होगा जब आई और के जो है बराबर हो जाएंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब व्हेन आई इज़ इक्वल टू के सी के, आपने देखा एक्स ई के की इनर प्रोडक्ट सी के इक्वल आ गई है और 3 प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हम सपोज करेंगे कि 3 ट्रू है, यानी कि एज के अंदर मौजूद हर एलिमेंट जो है जब आप उसकी ई के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो सी के स्केलर्स मिल जाते हैं। तो आपने 1 शो करना है। 1 शो क्या है कि ये जो स्केलर्स है सी के, इनका सीक्वेंस L2 का मेंबर है। अब इनका सीक्वेंस L2 का मेंबर कब होगा, अब सी के जो है वो कब L2 का मेंबर होगा, उस वक्त होगा जब आप सी के इनकी एंट्रीज का स्क्वायर करेंगे, समेशन करेंगे, और अगर ये फाइनाइट हो जाता है तब हम कहेंगे कि सी के जो है वो L2 का मेंबर है। ये हमें शो करना होगा। लास्टली सपोज दैट 3 होल्ड्स। अब बेसल इनइक्वालिटी लेते हैं। बेसल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि समेशन के बेस फ्रॉम 1 to 20 सी के का मॉड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आपके पास एक्स के नाम का स्क्वायर। बेसल इनइक्वालिटी क्या कहती है, समेशन के बेस फ्रॉम 1 to 20 सी के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन एक्स के नाम का स्क्वायर। सी के की वैल्यू पुट करते हैं, वो आपके पास क्या है, एक्स ई के मॉड का स्क्वायर दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स के नाम का स्क्वायर, और एक्स का नाम फाइनाइट है। तो इसका मतलब मैं समेशन के बेस फ्रॉम 1 to infinity सी के मॉड का स्क्वायर इज़ फाइनाइट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सी के का जो सीक्वेंस है वो L2 का मेंबर है। ठीक है जी, और यही हमने शो करना था। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया है। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, एनी 2 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस having the same finite dimension are isometrically isomorphic। आपने ये शो करना है कोई भी दो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस जिनकी डायमेंशन फाइनाइट भी हो और सेम भी हो। मतलब अगर एक की आपके पास डायमेंशन 10 है तो दूसरी की भी 10 हो, वो आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होती हैं। लेट V1 एंड V2 inner product spaces both having the same finite dimension n। इसकी डायमेंशन भी n है, इसकी डायमेंशन भी n है, तो इसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में भी n एलिमेंट्स होंगे, इसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में भी n एलिमेंट्स होंगे, इसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में भी n एलिमेंट्स होंगे। बोथ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते हैं V1 में से x डैश, 2 एलिमेंट्स लेते हैं V2 डैश। आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक शो करने का मुराद क्या है कि आपने शो करना है कि इन दोनों के दरमियान एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो बाइजेक्टिव भी है, जो होमोमॉर्फिज्म भी है और जो आइसोमेट्रिक भी है। आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म भी है। वो जो 3 कंडीशंस हैं ये फुलफिल करती है जो हमने पीछे पढ़ रखी हैं। अब आपने x और x डैश V1 में से लिए, तो ये x और x डैश इस बेसिस आई वाली बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होंगे सच दैट अल्फा और अल्फा डैश जो है स्केलर्स हैं। अब y और y डैश आपने V2 में से लिए हैं, V2 की बेसिस ये है, तो ये जो y और y डैश है इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होंगे। ठीक है जी। x की x डैश के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो क्या आएगा आपके पास,
समेशन अल्फ़ा आई ई आई समेशन अल्फ़ा डैश आई ई आई। ठीक है जी। समेशन आपके पास बाहर आ जाएगी। फर्स्ट प्लेस वाला आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड प्लेस वाला आपके पास कैसे आएगा, कॉन्जुगेट के साथ। अंदर क्या रह जाएगा, ई आई रह जाएंगे। एक का जे कर लें, इंडेक्स डिफरेंट है। तो जब आई और जे बराबर होंगे तब ये जो है आपके पास 1 के इक्वल होगी। बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए जब आई और जे बराबर नहीं होंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 0। तो क्या रह गया, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा आई डैश कॉन्जुगेट। ठीक है जी। इस तरह जब आप y और y डैश की भी लेंगे तब देखेंगे कि आंसर बीटा आई डैश होंगे। लेट t इज एक मैपिंग है फ्रॉम v1 to v2। वो कहते हैं लेट t बी v1 से v2 तक वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म यानी कि प्रूफ किए बगैर उन्होंने कह दिया कि वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। क्यों? वेक्टर स्पेस का एक रिजल्ट है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर दो वेक्टर स्पेसिस की डायमेंशन एक जैसी ही हो तो उनके दरमियान बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म मतलब आइसोमॉर्फिज्म लाजमी एग्जिस्ट करती है। ये वेक्टर स्पेस का रिजल्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि इन दोनों इनर प्रोडक्ट स्पेसिस आपके पास वेक्टर स्पेसिस भी होती हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेसिस जो हैं वो आपके पास क्या हैं, इनकी डायमेंशन सेम है। तो वेक्टर स्पेस का ही रिज़ल्ट है कि इनके दरमियान लाजमी एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। तो अब हमने क्या शो करना है, सिर्फ आइसोमेट्रिक शो करना है, सिर्फ आइसोमेट्रिक शो करना है। मतलब हमने शो करना है कि टी का जो नाम है वो ये होता है ना, फाई ऑफ एक्स का नाम बराबर है नाम ऑफ एक्स। ये शो करना था हमने, ये शो करना है। यहाँ पे टी है तो यही करने लगे हम। अब इस होमोमॉर्फिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पर ही मैप करती है। अब टी ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स डैश जो है इनर प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है कि जब टी किसी भी एलिमेंट पर एक्ट करेगा ना तो आपके पास फिर वो V2 का मेंबर बन जाएगा। एक्स क्या है, समेशन अल्फ़ा आई ई आई, समेशन अल्फ़ा आई डैश ई आई। टी चूँकि लीनियर है तो समेशन और स्केलर बाहर आ जाएंगे, टी ऑफ ई आई समेशन और स्केलर, और टी जो है वो वेक्टर्स के
बेस के एलिमेंट पर एक्ट करेगा। ठीक है जी, स्केलर्स बाहर निकाल लो। आई और जे के साथ हैं, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, अल्फा जे अल्फा आई डैश टी ऑफ ई आई टी ऑफ ई जे। यहाँ पर भी जे कर लेना एक तरफ। ये क्या बन जाएंगे, अब ये भी हमने कहा कि जो टी ऑफ ई आई है वो ई आई डैश है, तो इनका आंसर क्या होगा, और ये किसके मेंबर्स हैं, ये आपके पास V2 की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के मेंबर्स हैं। जब आई और जे बराबर होंगे तो आंसर 1 आ जाए, बाकी सभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यह के पास क्या रह जाएगा, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अल्फा ई डैश। अब ये सेकंड प्लेस से निकल रहा है ना, तो ये कॉन्जुगेट के साथ निकलेगा, इन्होंने ये कॉन्जुगेट लिखना भूल गए हैं। और ये किसके इक्वल हमने प्रूव किया हुआ है, x और x डैश की इनर प्रोडक्ट के इक्वल, ये किया है ना हमने इधर, x और x डैश की इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो हमने शो कर दिया कि आपके पास एलिमेंट्स की, वहाँ पे नाम था ना, तो एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट उनके इमेजेस की इनर प्रोडक्ट के इक्वल है। जब हमने आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन की थी ना, तो नाम की शक्ल में की थी ना, ठीक है ना, नाम की शक्ल में की थी। अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट और उनके इमेजेस की इनर प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं, ये इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके ऐसे हो जाएगी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। तो हमने शो कर दिया कि ऐसी दो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस जिनकी डायमेंशन सेम हो, एक जैसी हो, वो आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होती है। मतलब उनके दरमियान एक फंक्शन ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करता है जो कि आइसोमॉर्फिज्म भी होता है और आइसोमेट्रिक भी होता है। यही हमने शो करना था। ठीक है जी, बस इतना ही करना था हमने इस चैप्टर में से। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में।